हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी प्लस क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सेमेस्टर एग्ज़ाम में विज्ञान वाला जो चैप्टर है विज्ञान वाला जो प्रश्न पत्र है उसके जीव विज्ञान वाले सेक्शन पर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में जीव विज्ञान वाले सेक्शन से लगभग 60-70% प्रश्न आते हैं या 60-70% मार्क्स का जो सेक्शन है वो जीव विज्ञान वाला ही सेक्शन कवर करता है। तो जीव विज्ञान इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण पक्ष हो जाता है। तो चलिए हम इस पर बात करते हैं। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और जो है कि ताकि जो भी मैटर या कंटेंट आपको डाल रहा हो तत्काल आप उन तक पहुंच जाए और आप उसका तत्काल लाभ उठा सकें। जो केमिस्ट्री वाला सेक्शन है उस पर पीपीटी प्रेजेंटेशन आधारित वीडियो बना करके मैंने चैनल पर दे रखा है, वह निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी होगा। कुछ प्रश्न तो उससे आ ही सकते हैं। अच्छा, तो चलें हम लोग जो है कि जीव विज्ञान वाले सेक्शन पर देखते हैं। जो चैप्टर है जैव विकास, उससे संबंधित बात इस वीडियो में कर पाऊंगा। तो देखें, जैव विकास वाला जो चैप्टर है उसमें 3 वैज्ञानिकों का नाम महत्वपूर्ण रूप से आता है। एक लैमार्क महोदय का, दूसरा डार्विन महोदय का और तीसरा ह्यूगो डी व्रीज महोदय का। तो इसमें जो है कि जो जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क महोदय हैं तो वे कहाँ के हैं? फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं, फ्रांस के जो है कि वैज्ञानिक थे। चार्ल्स डार्विन महोदय अंग्रेज वैज्ञानिक थे, अंग्रेज यानी ब्रिटेन के थे, ब्रिटेन के। और ह्यूगो डी व्रीज महोदय हॉलैंड के वनस्पति शास्त्री थे, तो बोटनिस्ट थे। तो ये प्रश्न तो इनकी नेशनैलिटी से संबंधित भी आ सकता है और आ सकता है, तो जो है कि कभी कभी पूछा गया है। अच्छा, फिर दूसरा प्रश्न इस पर यह बनता है कि इन लोगों ने जिन जीवों पर काम किया अपने शोध में, वे जीव कौन से थे, वे वनस्पतियाँ कौन सी थीं। तो यह भी कभी कभी प्रश्न बनता है और पूछा जाता है। तो लैमार्क महोदय ने जिस संदर्भ का उदाहरण लिया, जो प्रसिद्ध उदाहरण था उनके प्रयोग में और उनके शोध पत्र में, वह था जिराफ का उदाहरण। और डार्विन महोदय ने हाथी का उदाहरण जो है कि प्रजनन क्षमता का जो प्रकरण लेकर के बताते हैं, प्रचुर क्षमता होती है प्रजनन की, तो उसमें एक उदाहरण वो हाथी का लेकर के बात कहते हैं। तो प्रसिद्ध उदाहरणों में उनका हाथी का है। फिर हॉलैंड निवासी जो आपके ह्यूगो डी व्रीज महोदय हैं, जिन्होंने उत्परिवर्तनवाद दिया है, तो उन्होंने इवनिंग प्रिमरोज नामक वनस्पति या पौधे का जो है कि अपने शोध में प्रयोग किया है, तो ओइनोथेरा लैमेरिकियाना। तो अब ये तो जो है कि पौधे और जीव हो गए जिन पर उन्होंने काम किया। अब इनके जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के संदर्भ में एक प्रश्न बनता है कि कौन सा सिद्धांत किसका है, तो इसको भी यहाँ पर याद करना महत्वपूर्ण है। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों की तरह से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं या वन लाइनर प्रश्न हैं। तो देखें, अर्जित लक्षणों की वंशानुगति, अर्जित लक्षणों की वंशानुगति का संदर्भ जो है लैमार्क से जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत या प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत, यह किसने दिया? यह चार्ल्स डार्विन महोदय ने दिया। और उत्परिवर्तनवाद, जिसे म्यूटेशन भी कहते हैं, म्यूटेशन, तो यह जो है ह्यूगो डी व्रीज महोदय का है। अच्छा, अब इनकी जो पुस्तक है, पुस्तक पर प्रश्न आता है, तो यह भी याद रखें, ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति, ये वाला जो है डार्विन महोदय की पुस्तक है। और फिलोसफी जूलॉजिक, ये जो है पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिक, यह लैमार्क महोदय की पुस्तक है। अब ये वन लाइनर या ऑब्जेक्टिव किस्म के प्रश्नों का संदर्भ यहाँ से तय हो जाता है। अब हम जो है कि थोड़ा विस्तार से बनने वाली प्रश्नों में आए। एक प्रश्न और बड़ा अच्छा सा है जो पूछा जा सकता है। वो डार्विन महोदय जब अपना शोध करने के लिए निकले थे 22 साल की उम्र में, तो वे ब्रिटेन की नौसेना के एक जहाज से अपनी सामुद्रिक यात्रा पर निकले थे। उस जहाज का नाम पूछा जाता है कभी कभी, तो वह जहाज कौन सा था? HMS बीगल, HMS बीगल, HMS बीगल, यह जो है उस जहाज का नाम था नौसेना का, जिस जहाज पर डार्विन महोदय सामुद्रिक यात्रा पर निकले थे और अपने शोध को किए थे।
तो यह भी एक प्रश्न पूछा जाता है। अब चलें देखें, डार्विनवाद पर प्रश्न आता है, लैमार्कवाद पर प्रश्न आता है और ह्यूगो डिब्रीज के उत्परिवर्तनवाद पर प्रश्न आता है। यह थोड़ा लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी संदर्भों में आएगा। कुल मिला के लघु उत्तरी में आने लायक प्रश्न है, उस पर चलते हैं। तो डार्विनवाद क्या है? डार्विन ने जो बातें कही हैं उसमें 4 बिंदु मुख्य रूप से आते हैं। पहला बिंदु यह आता है, डार्विन का जो सिद्धांत है उसमें 4 मुख्य बातें हैं। वो कौन सी 4 बातें हैं? समष्टि सदस्यों में वंशानुगत विभिन्नताएं यानी हेरिटेबल वेरिएशंस पाए जाते हैं। पहली बात, डार्विन महोदय कहते हैं कि जो समष्टि यानी समुदाय है, यानी पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन है जीवों की, उनके सदस्यों में वंशानुगत विभिन्नताएं, ऐसी विभिन्नताएं पाई जाती हैं जिनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। तो ऐसी विभिन्नताओं को वंशानुगत विभिन्नताएं कहते हैं। और कह रहे हैं ये विभिन्नताएं 3 प्रकार की हो सकती हैं। क्या क्या प्रकार की हो सकती हैं? फिजिकल यानी शारीरिक विभिन्नताएं, फंक्शनल यानी कार्यात्मक विभिन्नताएं, और बिहेवियरल यानी व्यवहारिक विभिन्नताएं। तो ये 3 प्रकार की विभिन्नताएं की बात जो है यहाँ पर वो कहते हैं। अच्छा, प्रजनन की अपार क्षमता होती है। दूसरा बिंदु ये कहते हैं कि जीवों में, सभी जीवों में प्रजनन की अपार क्षमता होती है, प्रचुर क्षमता होती है। यानी हर जीव आगे बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि वह पर्याप्त रूप से अपनी संततियों को जन्म दे। यानी एक जीव द्वारा अपनी संततियों को जन्म देने की प्रक्रिया को ही प्रजनन कहते हैं। तो हर जीव में प्रजनन की प्रचुर क्षमता होती है, यह बात ये कहते हैं। और एक उदाहरण लेते हैं हाथी का। हाथी का उदाहरण क्यों लेते हैं? कहते हैं कि हाथी एक ऐसा जीव है जो संतानोत्पत्ति बहुत कम करता है, और संतानोत्पत्ति कम करते हुए भी वह इतनी संतानोत्पत्ति करता है जिसे हम प्रचुर या पर्याप्त कह सकते हैं। और वो कहते हैं कि अगर हाथी जो 100 साल तक जिंदा रहता है, औसत आयु उसकी जो है 100 साल है, और वह 30 से 90 साल की एज में, वो प्रजनन का एज पीरियड होता है उनका, और उस पूरे पीरियड में एक हाथी का जोड़ा जो है 6 संततियों को जन्म दे सकता है। तो ये स्लो ही ग्रोथ कहेंगे, स्लो पेस ऑफ रिप्रोडक्शन की धीमी गति का उदाहरण लेते हैं। और कहते हैं कि इतनी धीमी गति की इससे प्रजनन करने वाला हाथी भी, जो अपने एक जोड़ा जीवन काल में जो है कि कितने 6 हाथियों को जन्म दे रहा है, अगर यह भी जो पैदा हुए वे सभी के सभी जिंदा रहें तो 750 सालों में 19 मिलियन के आसपास जो है कि हाथी धरती पर हो जाएंगे। आप समझें, तो इतनी बड़ी संख्या में हाथी जो है 750 सालों में हो जाएंगे। अगर जितने पैदा हुए, एक जोड़ा से पहले जो पैदा हुआ, फिर उसके बाद ये क्रम चलता रहा, सभी बचे रहें, तो एक बड़ी संख्या। यानी ये कह रहे हैं कि धीमी गति से प्रजनन करने वाले जीव में भी अपनी अस्तित्व को बचाए और बनाए रखने के लिए प्रचुर प्रजनन क्षमता होती ही होती है। यह एक प्राकृतिक व्यवस्था है। फिर कह रहे हैं योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यह डार्विन का ये सिद्धांत, जिसको उन्होंने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी योग्यतम की उत्तरजीविता, यह सिद्धांत बहुत अधिक चर्चा में आया। और इस पर प्रश्न आता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत जो है किससे जुड़ा हो? डार्विन से। तो डार्विन ने क्या कहा? योग्यतम की ही उत्तरजीविता, जो योग्य होगा वही सर्वाइव करेगा, वही जीव जो है धरती पर बना रह पाएगा, और जो कमज़ोर होगा वह खत्म हो जाएगा। तो अब योग्यतम शब्द के कई अर्थ दो हो सकते हैं, लेकिन जिस अर्थ में यह कहते हैं डार्विन महोदय, वह क्या है? वह 2 अर्थों में। एक, योग्यतम वह है जो संतानोत्पत्ति कर सकता है, जो प्रचुर संतानोत्पत्ति कर सकता है, जो पर्याप्त संतानोत्पत्ति कर सकता है, वह योग्यतम है। क्यों? क्योंकि उसकी पीढ़ियां तभी बची रह सकती हैं जब वह संतानोत्पत्ति कर रहा हो। तो यह कहते हैं सबसे अधिक संतानोत्पत्ति जो जीव करेंगे वही सबसे अधिक जो है कि पाए जाएंगे। एक बात। दूसरी बात क्या? अब जब जीव जो है धरती पर अधिक हो गए हैं, या जीव प्रचुर संतान उत्पत्ति है, तो जीवों की संख्या बढ़ेगी। जीवों की संख्या बढ़ने के साथ संघर्ष उत्पन्न होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के लिए संघर्ष। तो एक दूसरी बात जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से जुड़ी हुई वो कहते हैं, वह जीवन संघर्ष की बात कहते हैं कि जो है
स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के लिए संघर्ष की बात। अब अस्तित्व के लिए संघर्ष दो तरह का हो सकता है, अंतरजातीय और अंतराजातीय। अंतरजातीय यानी एक जाति के जीव का दूसरे जाति के जीव से, जैसे हिरण का शेर से, हाँ, बाघ से। तो एक जाति हिरण, दूसरी जाति ये। अब इसमें क्या, एक जाति दूसरी जाति से संघर्ष कर रही। अंतराजाति यानी उसी जाति के, अब बहुत सारे हाथी हो गए तो हाथियों की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, तो हर हाथी को भोजन चाहिए और एक ही किस्म का भोजन जो एक हाथी खाता है वही अन्य हाथी भी खाएंगे। यानी उनकी आवश्यकताएं समान होने के कारण और उनकी संख्या बढ़ जाने के कारण अब क्या हुआ, वे आपस में संघर्ष करेंगे। क्यों, संसाधन तो सीमित हो सकते हैं, इनकी आबादी बढ़ जाने के कारण सीमित संसाधनों में फिर समान प्रकार के संसाधनों पर निर्भरता के कारण अंतराजाति यानी उसी जाति के सदस्यों में आपस में संघर्ष। तो इस प्रकार से दो प्रकार के संघर्षों की बात यह कहते हैं। जीव अनुकूलित हो जाते हैं और नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है, यह चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है। कह रहे हैं अब इस संघर्ष के पश्चात जो जीव योग्यतम होगा और जो उस वातावरण के अनुकूल होगा, परिस्थितियों के अनुकूल होगा, वह जो है कि जीव अनुकूलित जीव कहलाया जाएगा या अनुकूलित हो जाएगा। और इससे क्या हुआ, जो योग्यतम जीव था, जो अनुकूलित जीव था, वह बचा और शेष जो है कि नहीं बच पाएंगे और वह क्या है, इस प्रकार से नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। नई प्रजातियों की उत्पत्ति के संदर्भ में वे अनुकूलित जीवों के आगे वे बढ़ने की बात को कहते हैं। इतनी बातें डार्विन महोदय के सिद्धांत से जुड़ी हुई हैं। तो तीन चार बातें डार्विन की आपके ध्यान में आ गई। HMS बीगल जो जहाज़ है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है और अनुकूलित जातियों के द्वारा, अनुकूलित लक्षणों के द्वारा नई प्रजातियों की उत्पत्ति का सिद्धांत, ये बातें यहाँ का। अब लैमार्क पर चलते हैं। लैमार्क महोदय ने क्या कहा, जैसा कि आपको जो है कि ये ध्यान में आ ही चुका है, लैमार्क की पुस्तक जो थी वो क्या, फिलोसफी जूलॉजिक। तो अब फिलोसफी जूलॉजिक पुस्तक में जो उन्होंने सिद्धांततः बातें कही, उनमें भी चार बिंदु मुख्य रूप से चिन्हित किए जाते हैं। पहला वो कहते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत, यानी जीव जो लक्षण नए अर्जित करता है वे वंशानुगत होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। दूसरी बात कहते हैं जीवों के आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। अब ये जो अर्जित लक्षणों का संदर्भ है उससे ही कोरिलेटेड है कि यह कहते हैं जीवों के शरीर का जो आकार है उसमें वृद्धि होती है। वे जो है अपने शरीर को खींच करके या उसका अधिक उपयोग करके वे जो है कि अधिक काम करके वो शरीर की उनके आकार में वृद्धि होती है। ऐसी जो है कि एक प्राकृतिक प्रवृत्ति पाई जाती है जीवों में। हाँ, जब वो जिराफ का उदाहरण ले रहे हैं तो उस उदाहरण में वो कहते हैं गर्दन जो है कि वो खींचते रहे और जब नीचे की घासें कम हो गई तो ऊपर की पत्तियां और पेड़ पौधों को उचक करके वे जो है कि अपने गर्दन को लंबा खींच करके ग्रहण करने की कोशिश करते रहे। तो इस क्रम में क्या हुआ, जीवों के शरीर का जो आकार है उसमें वृद्धि होती है और ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है। अब अंगों का उपयोग और अनुपयोग, यानी जो जीव है वह जिन अंगों का उपयोग करेगा वे तो जो है कि लगातार शरीर में बने रहेंगे और उनकी वृद्धि होगी, लेकिन जिन अंगों का वह उपयोग नहीं करेगा वे वेस्टिजियल हो जाएंगे, अवशेषी अंग के रूप में शरीर में रह जाएंगे, तो वे अवशेष मात्र रूप में दिखेंगे। तो इस प्रकार से वे शरीर जो जीव की नई प्रजातियां उत्पन्न हो रही हैं या नए संदर्भ जीवों में आ रहे हैं उनमें ऐसी बातें ये कहते हैं कि उपयोग जिन अंगों का करेंगे वे बने रहेंगे, जिन अंगों का उपयोग नहीं करेंगे वे नहीं रहेंगे। और वातावरण का प्रभाव होता है, जिस वातावरण में जीव रह रहा होता है उसके अनुरूप उसके शरीर में परिवर्तन और जो है कि चेंजेस दिखते हैं। इतनी बातें लैमार्क महोदय कहते हैं और ये उसमें जिराफ के उदाहरण को लेते हैं। जिराफ कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका के रेगिस्तान में। तो अफ्रीका के रेगिस्तान में पाए जाने वाली जिराफों का उदाहरण लेते हैं, जिनमें कहते हैं पहले जिराफ की गर्दन छोटी थी लेकिन कालांतर में लंबी गर्दन वाले जिराफ पाए गए। अब इस चैप्टर में, जैव विकास वाले चैप्टर में, जहाँ थ्योरिस्ट हैं वहाँ पर ह्यूगो डी ब्रीज की बात केवल बच रही है। ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तनवाद
को सामने लाया। और उत्परिवर्तनवाद क्या है यह देखें, म्यूटेशन या उत्परिवर्तनवाद। देखें कि अब नए जीवों की उत्पत्ति का संदर्भ है, डार्विन ने भी कहा, लेमार्क ने भी कहा, और उस संदर्भ की सही सही व्याख्या ये लोग नहीं कर पा रहे थे। और उसी की व्याख्या के क्रम में ये ह्यूगो डी व्रीज महोदय का प्रसंग महत्वपूर्ण हो जाता है। इन्होंने कहा कि जो नई प्रजातियां हैं या नए लक्षण हैं, जो ये वंशानुगत लक्षणों की बात है, तो कहते हैं डी व्रीज का जो म्यूटेशन है उसमें बात यह है कि वही लक्षण वंशानुगत होते हैं जो जीव के जीन को प्रभावित करते हैं। जीव के जो जनन पदार्थ हैं, जेनेटिक मटेरियल हैं, उसको प्रभावित करते हैं, उन्हें जीन कहते हैं। तो वंशानुगत लक्षण वही होंगे जो जीन में शामिल हो जाएं, जीन में शामिल हो जाएं। जीन में परिवर्तन अगर आ गया, जिन लक्षणों के माध्यम का या जिन लक्षणों का जीन में परिवर्तन आ गया, वही लक्षण जो है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे। यह चीज़, वंशानुगत लक्षण कौन होंगे? वे लक्षण जो जीन को प्रभावित किए होंगे। एक बात इन्होंने यह कही। दूसरी बात यह क्या कि अब ये जो परिवर्तन है, जीन में जो परिवर्तन आए, वे उसके संदर्भ में दो तीन बातें हैं। एक, यह अचानक होते हैं। यहाँ क्या कह रहे थे लेमार्क और डार्विन लोग? क्या कह रहे थे? ये वातावरण का प्रभाव पड़ेगा और जो है कि जीवों में उपयोग अनुपयोग से धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। और ये इनका भी यही प्रसंग है कि वो परिवर्तन, ये लोग क्रमिक परिवर्तन की बात कहते हैं कि संघर्ष होगा, फिर उसके बाद योग्यतम जो पड़ेगा, जो सबसे मजबूत होगा, वही जो है कि सर्वाइव करेगा। तो नई प्रजातियों की उत्पत्ति के संदर्भ में इन लोगों की जो बातें थी वो थोड़ा इस तरह की थी। और ये क्या कहते हैं कि जीन में जो परिवर्तन होगा वही वंशानुगत होगा, और जीन में परिवर्तन अचानक होता है, यह क्रमिक नहीं होता है, क्रमशः नहीं होता है, धीरे धीरे नहीं होता है, अचानक परिवर्तन होता है। एक बात। दूसरी, इन्होंने कहा ये जो परिवर्तन है ये अनुकूल और प्रतिकूल, यानी लाभकारी और अलाभकारी दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। तो जीव में के जीन में जो परिवर्तन आएगा वह अचानक हो सकता है, और वह परिवर्तन जो है कि जीव के लिए लाभकारी या अनुकूल भी हो सकता है और प्रतिकूल भी हो सकता है। तो अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जो अनुकूल परिवर्तन वाली लक्षण रहेंगे उसके कारण जीव लाभ में रहेगा और जीव सर्वाइव करेगा। अगर प्रतिकूल कोई परिवर्तन आ गया तो जीव का जो है कि सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, और वह सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो स्वयं अस्तित्व उसका नष्ट हो जाएगा। हाँ, तो अनुकूल और लाभकारी जो परिवर्तन आए वे जो है कि सर्वाइवल में सहयोग करते हैं। तो ये जो है कि ह्यूगो डी व्रीज की संदर्भ में ये तीन चार बातें आती हैं। तो क्या वंशानुगत लक्षण वही होंगे जो जीन या जेनेटिक मटेरियल में आए परिवर्तन के कारण होंगे, और जेनेटिक मटेरियल में परिवर्तन जो है होते हैं वे अचानक भी ही होते हैं, और अनुकूल या प्रतिकूल प्रकार के हो सकते हैं, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे। इनसे ही नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। तो ह्यूगो डी व्रीज ने नई प्रजातियों की उत्पत्ति के संदर्भ में उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया, और यही वे परिवर्तन जो जीन को प्रभावित करते हैं वे उत्परिवर्तन कहलाते हैं, और उत्परिवर्तन अचानक से होता है। यह इनका सिद्धांत। इतनी बात जो है कि हम इस सिद्धांत में कह पाते हैं, इस जैव विकास वाले इस वीडियो में कह पा रहे हैं। और अन्य जो बातें होंगी अभी, जैसे हमें कई सारी बातें कहनी है आपके साथ। क्या जो समजात अंग हैं, हाँ, समरूप अंग हैं, अवशेषी अंग हैं, ये सब का संदर्भ नेक्स्ट वीडियो में ले रहा हूँ। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो तुरंत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।